हाय एवरीवन, आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं और सेल के फंक्शंस क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, व्हाट आर सेल्स। सेल्स होते क्या हैं? तो सेल्स एक ऐसी यूनिट होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी फंक्शंस होने होते हैं ये सेल्स उन्हें करवाने में हेल्प करती हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सेल को 1665 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने ट्री की कॉर्क के ऊपर यानी कि ट्री की स्किन के ऊपर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ये नोटिस किया कि ट्री की कॉर्क के ऊपर बहुत सारे पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स उन्हें माइक्रोस्कोप से देखने को मिले जो कि ऐसे अरेंज्ड थे कि वो एक हनी कूम्ब का स्ट्रक्चर दे रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर हनी कूम्ब की, और ये कॉर्क सेल्स है। तो ये कॉर्क सेल्स ऐसे अरेंज है कि ये हनी कूम्ब का स्ट्रक्चर दे रहे हैं जैसे कि ये हनी कूम्ब हो। इन कॉर्क सेल्स को रॉबर्ट हुक ने एंशिएंट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था जिसे एंटन वैन लीeuwenhoek हुक ने डिस्कवर किया था। अब क्योंकि ये एंशिएंट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए रॉबर्ट हुक जो लिविंग सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में डिटेल में स्टडी नहीं कर। अगर हमें किसी भी सेल की डिटेल स्टडी करनी है, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में जानना है, तो हमें एक ऐसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जिसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अब आ जाते हैं सेल्स पे। अब हम सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हम सेल्स को ब्रिक्स की तरह कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिक्स असेंबल होके बिल्डिंग बनाती हैं, उसी तरीके से सेल्स असेंबल होके ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। सेल्स एक कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होता है। सेल्स बहुत छोटे होते हैं और इन सेल्स को हम अपनी यूनाइटेड आइज़ यानी कि नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, आर ऑल सेल्स नॉट विजिबल टू अस? क्या सारे सेल्स हमें विजिबल नहीं होते हैं? आंसर है नो, हम कुछ सेल्स को देख सकते हैं। जैसे कि हैंस एग। हैंस एग एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल होने के बावजूद भी हम इसे देख पाते हैं क्योंकि ये सिंगल सेल इतना बड़ा है कि ये हमें आसानी से दिख जाता है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प के। तो सेल की विजिबिलिटी उसके साइज़ पे डिपेंड करती है। अगर सेल इतने बड़े होंगे कि हमें वो दिख जाते हैं तो वो हमें आसानी से दिख सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी नंबर ऑफ सेल्स। कितने सेल्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमन बॉडी में अराउंड ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि शेप्स में, साइजेस में डिफ़र करते हैं। अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफाइड होता है। 1 ट्रिलियन की वैल्यू 1000 बिलियन होती है। अब अकॉर्डिंगली बहुत सारे वेरिएशन होते हैं सेल के नंबर में। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल के नंबर होते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का साइज़ बहुत बड़ा है तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेल के नंबर का कोई रिलेशन नहीं होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज़ के ऊपर। नाउ वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म को मेनली 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है। जितने भी फंक्शंस उन्हें परफॉर्म करने होते हैं वो सिंगल सेल की हेल्प से ही उन्हें परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। अब यूनिसेल्युलर वर्ड 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। फर्स्ट है यूनी, यूनी का मतलब होता है 1 और सेकंड है सेलुलर, सेलुलर का मतलब होता है सेल। एग्जाम्पल ऐसे ऑर्गेनिजम्स का है अमीबा, यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। तो अमीबा जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करता है वो सिर्फ ये सिंगल सेल से ही परफॉर्म करता है। अब आ जाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है और
वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जितने भी फंक्शंस ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसे हम टिश्यू कहते हैं, वो असाइंड होता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। इस टिश्यू के बारे में हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। मल्टी सेलुलर वर्ड अगेन 2 वर्ड से बना है। पहला है मल्टी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, और सेकेंड है सेलुलर, सेलुलर का मतलब होता है सेल। ओके, अब आ जाते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। कोई ग्रुप ऑफ सेल्स हमें पता है कि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी तरीके से ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसे हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी समझ सकते हैं। लाइक मैनी सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, many tissues combine to form organs, many organs combine to form organ system, and many organ system combine to form body of an organism. नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेरियस सेल्स की शेप। पहली शेप सेल्स की होती है वो होती है स्पिंडल शेप। सेल्स की स्पिंडल शेप होती है, यानी कि ये सेल्स बीच से वाइड होते हैं और एंड में इनकी सर्कुलर एंडिंग होती है, जैसे कि मसल सेल्स। यहाँ पे आप मसल सेल्स की पिक्चर देख सकते हो। तो यहाँ पे ये बीच से वाइड है और उनकी साइड की जो एंड्स है वो सर्कुलर में है। सेकंड शेप जो होती है सेल्स की वो होती है बायकॉन्केव शेप। बायकॉन्केव शेप का मतलब है ये सेल्स दोनों साइड से कॉन्केव होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है रेड ब्लड सेल आरबीसी। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर आरबीसी की, तो ये दोनों साइड से कॉन्केव है। नेक्स्ट जो शेप होती है सेल्स की वो होती है इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का मतलब होता है कि इन सेल्स के पास कोई प्रॉपर शेप नहीं होते, ये अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर वाइट ब्लड सेल्स की। तो ये वाइट ब्लड सेल्स टाइम टू टाइम अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। फोर्थ शेप होती है ब्रांच्ड शेप। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांच्ड शेप होती है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी प्लांट को अप्रूट करते हैं, जड़ से उखाड़ते हैं तो उसकी ब्रांचेस निकल आती हैं, उसी तरीके से इन सेल्स की शेप होती है। एग्जाम्पल है नर्व सेल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस नर्व सेल की आपको बहुत सारी ब्रांचेस नज़र आएंगी, जैसे कि हमने किसी प्लांट को अप्रूट करके जैसे उसकी ब्रांचेस नज़र आती हैं, उसी तरीके से इस सेल की भी आपको ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साइज ऑफ सेल्स। सेल्स का यूजुअल साइज कितना होता है। कुछ सेल्स इतने छोटे हो सकते हैं कि वो माइक्रोमीटर के बराबर हो सकते हैं और कुछ सेल्स कुछ सेंटीमीटर्स के बराबर भी हो सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, जिसका डायमीटर है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक, और जो लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। और अगर हम ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल है नर्व सेल, ओके। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल यानी कि माइकोप्लाज्मा की, ये इमेज है, और ये है इमेज ऑस्ट्रिच एग की जो कि लार्जेस्ट सेल है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो होता है। सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी सेल की, जो सेल को एक शेप देती है। ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन बहुत थिन, फ्लेक्सिबल और परमिएबल होती है नेचर में। परमिएबल का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को अपने अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो फैट्स और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स, जिसे हम सेल कंपोनेंट्स बोलते हैं, ये होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। इन सेल ऑर्गेनल्स को हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल भी कहते हैं, और इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा।
अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन होता है सेल का। सेल का ब्रेन इस तरीके से, क्योंकि न्यूक्लियस ही सेल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सेल्स की मूवमेंट को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है सेल का। न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस हर सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल का। न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के इनर कंटेंट को साइटोप्लाज्म से बचाती है। यानी कि साइटोप्लाज्म, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो इसे अवॉइड करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि न्यूक्लियस के इनर कंटेंट को साइटोप्लाज्म से बचाती है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स भी कहते हैं, जो कि कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को जो इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें अपने अंदर जाने देती है या फिर न्यूक्लियस से बाहर जाने देती है। न्यूक्लियस और के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस एक डार्क और डेंस और गोल स्ट्रक्चर का एक सब्सटेंस होता है, जो कि आरएनए को बनाता है और उसे स्टोर भी करता है। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। थर्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड मैट्रिक्स होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये है क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स, ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, और ये क्रोमोसोम्स एंटैंगल यानी कि अरेंज्ड होके नेट लाइक स्ट्रक्चर देते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर यानी कि इन क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर जीन्स होते हैं, जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के सर्टेन फंक्शंस होते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस सेल की ओवरऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस सेल डिवीजन में हेल्प करता है, यानी कि एक सेल है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, इस तरीके से सिंगल सेल से बहुत सारे सेल बनाने में न्यूक्लियस हेल्प करता है। न्यूक्लियस आरएनए को बनाता है और आरएनए को स्टोर भी करता है। न्यूक्लियस में ही जीन्स होते हैं, जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल्स, यानी कि प्लांट सेल्स डिफरेंट होते हैं एनिमल सेल्स से। उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट सेल्स स्टेबल रहते हैं एक जगह पे, वो मूव नहीं करते हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को क्लाइमेट वेरिएशन से बचा सके। प्लांट सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, जो कि सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट। प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। ये सेल वॉल मेनली इन्हें प्रोटेक्ट करती है आउटर वेरिएशन, आउटर क्लाइमेट वेरिएशन से। सेल वॉल बेसिकली थिक डेड आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल्स की, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। प्लांट्स के पास एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर भी होता है जिसे वैक्यूल कहते हैं। ये वैक्यूल एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, पर ये वैक्यूल एनिमल्स में टेम्पोरेरी होता है और बहुत छोटा होता है। वहीं ये वैक्यूल प्लांट्स में बहुत बड़ा होता है और परमानेंट होता है। तो प्लांट सेल्स के पास कुछ छोटी छोटी कलर्ड बॉडीज़ भी होती है, जो कि लीफ सेल्स की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, जिन्हें प्लास्टिड्स बोलते हैं। कुछ प्लास्टिड्स ग्रीन कलर की होती हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट कही जाती हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जो इन्हें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती हैं। अब हम कंपेयर करेंगे एनिमल सेल को प्लांट सेल से। एनिमल सेल में होते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और इसके कंपोनेंट और वैक्यूल। वहीं प्लांट सेल में होती है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड इट्स कंपोनेंट, वैक्यूल, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। ओके,
नाउ अब हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में और यूकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोट्स के बारे में। अगर आप बैक्टीरियल सेल्स को देखोगे तो बैक्टीरियल सेल्स के जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और जिन ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक वर्ड, प्रोकैरियोट जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है। पहला है प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि प्राइमरी, और दूसरा है कैरियोट, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गे। अब जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है उन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। यूकैरियोट्स वर्ड दो वर्ड से डिराइव हुआ है अगेन। पहला है यू का मतलब होता है ट्रू, और दूसरा है कैरियोट्स, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन आल्गे आर यूकैरियोट्स, यानी कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गे को छोड़ के यूकैरियोटिक सेल्स है, इसलिए इन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं। So this was all about the discussion of the chapter cell structure and its function. The exercise of this chapter will be uploaded soon. Till then, bye.